हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की नदियों की मैराथन क्लास हम देखेंगे, शानदार ट्रिक्स के साथ देख के चलेंगे जो आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हो गया, ईओआरओ हो गया, वनपाल वन रक्षक हो गया, सीईटी हो गया, सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण रहने वाली है। तो आपको क्लास को अच्छे से कवर करना है, अच्छे से देखना है और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। राजस्थान की नदियों की मैराथन क्लास एक साथ क्लास कहाँ देख सकते हैं? डेनियल क्लासेस के ऊपर देख सकते हैं। तो राजस्थान की नदियों की मैराथन क्लास आज हम देखने वाले हैं। राजस्थान जीके का अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, राजस्थान जीके कंप्लीट शानदार ट्रिक्स के साथ चाहिए जहाँ काफ़ी कम समय में पूरा हो जाए, डेनियल क्लासेस की ऐप से आप देख सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके की क्लासेस मिलेंगी, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान की नदियाँ हम देख लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान की नदियों को अच्छे से समझने के लिए हम राजस्थान की नदियों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 3 भागों में हम इनको बांटेंगे। 3 भागों की हम बात करेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ, 3 भागों में हम बांटेंगे। ये जो नदियाँ मैं आपको करवा रहा हूँ, शानदार तरीके से, एकदम सटीक तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट सारा सब कुछ एकदम डिटेल के साथ करवा के चलूँगा। तो इस वीडियो में आपको मज़ा आ जाएगा। ये मान के देखो, अगर आपने आज तक नदियाँ पढ़ी हैं, कभी याद नहीं हुई, इस वीडियो में 100% याद करके जाओगे। सारी चीज़ें आपके याद होंगी, पॉइंट टू पॉइंट होगा। तो राजस्थान की नदियों को हम 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और तीसरी आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ। देखो, एक प्रश्न तो यहीं से ही आ जाता है, ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो आंतरिक जल प्रवाह की है? यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है। तो मैं ट्रिक्स के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि हाथों हाथ आपके अच्छे से याद हो। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक आपको बोलना है, अरब सागर में माही की सोप जा सालू। अरब सागर में माही की सोप जा सालू। अरब सागर में किसकी सोप है? माही की सोप है, महेंद्र सिंह धोनी की सोप है। और उस सोप पे कौन जाएगा? सालू जाएगी। तो अरब सागर में माही की सोप जा सालू, इस ट्रिक से सारी नदियां अरब सागर की याद हो जाएंगी। अरब सागर में माही, माही नदी, माही की सोप, सो से सोम नदी, पै से पश्चिमी बनास नदी, सोप जा जाखम नदी, सालू सा से साबरमती, लू से लूनी नदी। तो ये जो 6 नदियां मैंने बताई है अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में माही की सोप, माही नदी, सोप सोम पश्चिमी बनास नदी, जा जाखम नदी, सालू साबरमती और लूनी नदी, 6 नदियां अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक, बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली बन, बाण खाबे। बंगाल की खाड़ी में कौन मिलेगा? चंपा मिलेगी। ये चंपा क्या करेगी? ये काली बन जाएगी और काली बन के बाणों को खाएगी, बाण खावेगी। तो बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली बन, बाण खाबे। बंगाल की खाड़ी में चंपा, चम से चंबल, पा से पार्वती। बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली बन, काली सिंध नदी, बन से बनास नदी, बाण से बाणगंगा नदी, खाबे खारी और बेडस नदी, खाबे खारी और बेडस नदी। ये 7 नदियां वे नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली बन, बाण खाबे। बंगाल की खाड़ी में चंपा, चंबल और पार्वती। बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली, काली सिंध नदी, बन बनास नदी, बाण बाणगंगा नदी, खाबे खारी और बेडस नदी। ये 7 नदियां बंगाल की खाड़ी। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, आंतरिक जल प्रवाह से मतलब हो जाता है कि वे नदियां जो अपने ही प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, वो किसी सागर में, समुद्र में ना मिलकर अपने ही प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त होंगी, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कहलाएंगी। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हैं? आंतरिक जल प्रवाह की नदियों में आपको ध्यान रखना है, घर में रूपा का रूप साका। क्या ध्यान रखोगे? घर में रूपा का रूप साका, घर से घग्घर, घर में
मेंथा। घर में रूपा, रूपारेल। रूपा का कांतली नदी। रूप, रूपनगढ़ नदी। साका, सा से हो जाएगा हमारे पास साबी, का से हो जाएगा कांकनी नदी। 7 नदियां आंतरिक जल प्रवाह में आपको ध्यान रखनी है। घर में रूपा का रूप क्या है? साका है। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं, अपने ही प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो रही हैं, मतलब अपने ही घर में विलुप्त हो रही हैं। तो घर में रूपा का रूप साका, घर से घग्गर, घर में मेंथा, घर में रूपा, रूपारेल, रूपा का कांतली नदी, रूप से रूपनगढ़ नदी और साका से साबी नदी और का से कांकनी नदी। ये 7 नदियां आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हो जाएंगी जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? राजस्थान के कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां? कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन से 4 हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये 4 जिले हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है? राजस्थान के उन जिलों के नाम बताओ जहां कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। राजस्थान के बीकानेर और चूरू, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई भी नदी आपको दिखने को नहीं मिलेगी, कोई नदी यहाँ पे नहीं है। कौन से जिले हैं? एक तो बीकानेर है, एक चूरू है। तो बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हो जाएंगे जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ये आप ध्यान रखोगे। देखो, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एग्जाम में जो जो पूछा जाता है वो सारा कवर करेंगे। जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, आप जहां से भी प्रश्न करो, जिस बुक से करो, कर लेना, सारे आपके सही जाएंगे। अगला प्रश्न, अच्छा, राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो वर्ष भर बहने वाली नदी कहलाती है? 12मासी नदी कहलाती है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी चंबल नदी है जो वर्ष भर बहती है, जो 12मासी नदी कहलाती है। वैसे चंबल नदी की बात करें, राजस्थान में भी बहती है, मध्य प्रदेश में भी बहती है, उत्तर प्रदेश में भी बहती है, 3 राज्यों में बहती है। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो वर्ष भर बहने वाली 12मासी नदी कहलाती है? चंबल नदी कहलाती है। अगला प्रश्न, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? चंबल नहीं है, कौन सी है? बनास नदी है। प्रश्न क्या पूछा है? पूर्णतः राजस्थान में ही बहने वाली, तो चंबल थोड़ी पूर्णतः राजस्थान में बह रही है। चंबल तो मध्य प्रदेश में भी बह रही है, उत्तर प्रदेश में ही बह रही है। बनास क्या है? पूरी तरह राजस्थान में बहती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बनास नदी होगी। सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? सर्वाधिक बांध तो चंबल नदी पर बने हुए हैं। सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर बने हुए। कितने बांध है? 4। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। तो सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। ये सारे प्रश्न आप ध्यान रखोगे, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। अरब सागर में माही, सबसे पहले माही नदी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब भी दिमाग में माही नदी का नाम आएगा, हाथों हाथ बोलोगे माही नदी, मेहद झील, मध्य प्रदेश। क्या बोलोगे? माही नदी का नाम आते ही बोलोगे माही नदी, मेहद झील, मध्य प्रदेश। तो माही नदी का उद्गम मेहद झील से, मध्य प्रदेश से, अमरोरू की पहाड़ियों से होता है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मेहद झील से, अमरोरू की पहाड़ियों से होता है। ये आप ध्यान रखोगे। माही नदी का नाम आते ही बोलोगे माही नदी, मध्य प्रदेश, मेहद झील, अमरोरू की पहाड़ियों से जिसका उद्गम होता है, जिसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है। जिसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है। ये आप ध्यान रखोगे। माही नदी को वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, क्या बोलेंगे? वागड़ की गंगा,
कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से हम जानते हैं। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से किस नदी को जानेंगे? माही नदी को जानेंगे, जो मेहद झील मध्य प्रदेश अमरोरू की पहाड़ियों से उद्गम होता है, जिसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है, यह आप ध्यान रखोगे। अच्छा, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? यह हमारा राजस्थान है। राजस्थान का मैप देखेंगे, नीचे की तरफ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ तो प्रवेश भी तो नीचे से ही करेगी। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगी? नीचे से ही करेगी। नीचे क्या है? बांसवाड़ा है। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु क्या है? बांसवाड़ा है। तो खादू गांव बांसवाड़ा से माही नदी राजस्थान में प्रवेश ले लेगी। कहाँ से लेगी? खादू गांव बांसवाड़ा से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करेगी, आपको ध्यान रखना है। खादू गांव बांसवाड़ा, इसके बाद में ये चलेगी तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा पहुंचती है। आगे कहाँ पहुंचेगी? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में पहुंचेगी, आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर आपको लोहरिया गांव दिखेगा, जहां पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करेगी, आगे जाकर चलेगी, यहाँ पे आपको लोहरिया गांव दिखेगा। लोहरिया गांव में ही इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, और ये बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है। माही बजाज, जमनालाल बजाज पर नाम पड़ा। जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से भी जानते हैं। जमनालाल में 5 अक्षर हैं, तो गांधी जी का 5वां पुत्र कौन कहलाएगा? जमनालाल बजाज कहलाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो बोरखेड़ा के लोहरिया गांव में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है, आप ध्यान रखोगे। आपने एक त्रिवेणी संगम का भी नाम सुना होगा। सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। कहाँ होता है? नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में होता है। नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में सोम माही जाखम 3 नदियों का संगम त्रिवेणी संगम कहलाता है। तो इन नदियों का त्रिवेणी संगम भी होता है। कहाँ होता है? नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में होता है, जिसे हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछते हैं। सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में होता है। क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। जहाँ प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला भी लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को, जहाँ प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। ये आप ध्यान रखोगे। त्रिवेणी संगम आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का बेणेश्वर मेला लगता है। बेणेश्वर धाम ये कहलाता है। नेवटापुरा गांव, गांव का नाम भी ध्यान रखना, नेवटापुरा गांव डूंगरपुर, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में आगे चलकर ये दक्षिण से आई और दक्षिण में ही वापस चली जाती है। अच्छा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी ही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऐसी कौन सी नदी है जो उल्टे यू आकार में बहती है? माही नदी ही ऐसी नदी है जो उल्टे यू आकार में बहती है। नीचे से आएगी, उल्टे यू आकार में बहेगी, आगे चलकर गुजरात की तरफ जाएगी, सलकारी गांव आएगा, महिसागर आएगा, महिसागर जिले में प्रवेश करेगी। उल्टे यू आकार में बहती है। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह आप ध्यान रखोगे। तो माही नदी सलकारी गांव गुजरात के महिसागर जिले में प्रवेश करेगी। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर कडाना बांध भी बना हुआ है। गुजरात में यहीं पर माही नदी पर कडाना बांध भी बना हुआ है, ये ध्यान रखना। और आगे चलकर खंबात की खाड़ी में ये गिर जाएगी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार में बहती है। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखोगे। अच्छा, माही नदी की सहायक नदियाँ पूछ ले तो सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरान, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरान माही नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें चाप और अनास इसमें बाईं तरफ से मिलती हैं, बाकी दाईं तरफ से मिलेंगी। तो ये भी ध्यान रखना, चाप और अनास बाईं तरफ से मिलती हैं।
ये हमने माही नदी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सारे देख लिए। डेनियल क्लासेस का मतलब होता है सीधी बात, नो बकवास, फैक्ट टू फैक्ट सारी चीज़ें सीक्वेंस से तरीके से आपको मिलने वाली हैं। इसीलिए लोग डेनियल क्लासेस पे जुड़ते हैं, वीडियोस पसंद करते हैं। तो आपको अगर फैक्ट टू फैक्ट सारी चीज़ें सीक्वेंस के साथ सब कुछ चाहिए तो डेनियल क्लासेस पे आएँ, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की कोई न्यू क्लास आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। माही नदी के बारे में कर ली। माही की सोम नदी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सोम नदी का जैसे ही नाम आएगा माइंड में एक चीज़ क्लिक होना चाहिए। कोई सोम नाम का लड़का है, वो बिछड़ गया। सोम नाम का लड़का बिछड़ गया। जैसे ही सोम नाम आए आपके माइंड में आना चाहिए कि सोम नाम का लड़का तो बिछड़ गया। ये आपके माइंड में आना चाहिए। उदयपुर की तरफ जा रहा था, वहाँ पे सोम नाम का लड़का बिछड़ गया। ऋषभ देव के निकट ये बिछड़ गया। ये आप सोम नदी के बारे में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सोम नदी का उद्गम पूछेगा, उदयपुर में खेरवाड़ा तहसील ऋषभ देव के निकट सोम गांव में बिछमेड़ा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। कहाँ से कहाँ बिछड़ा? उदयपुर में बिछड़ा। तो उदयपुर में खेरवाड़ा तहसील ऋषभ देव के निकट बिछमेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है, ये ध्यान रखोगे। दक्षिण पूर्व में बहेगी, उदयपुर डूंगर में बहेगी और आगे चलकर बेनेश्वर धाम में माही नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ जाखम, टिड्डी, गोमती और सारनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। हल्की सी डिटेल ध्यान रखनी है। इतना ध्यान रखना कि जैसे ही सोम नदी का नाम आए, सोम नाम का लड़का तो बिछड़ गया, उदयपुर में बिछड़ गया, ऋषभ देव के निकट बिछड़ गया, तो उदयपुर डूंगर में बहती है। जाखम, टिड्डी, गोमती, सारनी सहायक नदियाँ हैं। बिछमेड़ा की पहाड़ियों से उद्गम हो रहा है। ये बेसिक डिटेल थोड़ी सी आपको ध्यान सोम नदी के बारे में ध्यान रखनी है। जाखम नदी के बारे में बात करेंगे। जाखम को बोलना जखम। जाखम को क्या बोलोगे? जखम बोलना। ऐसे बोलना कि जखम तो छोटा सा और कमाई सूकली। क्या बोलोगे? जखम छोटा सा, कमाई सूकली। जखम छोटा सा। छोटी सादड़ी कहाँ पड़ती है? छोटी सादड़ी तो प्रतापगढ़ में पड़ती है। तो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी से उसका उद्गम होता है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जखम छोटा सा, कमाई सूकली, तो करमाई और सूकली इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक नाम से सारा याद हो जाएगा। तो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी के निकट से इसका उद्गम होता है और उदयपुर डूंगर में ये बहेगी। बेनेश्वर धाम में आपको पता है मिलना है, क्योंकि वहाँ पे सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। करमाई और सूकली इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। बेसिक सी डिटेल इसके बारे में ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं पश्चिमी बनास नदी के बारे में। पश्चिमी बनास नदी के बारे में बात करते हैं। उद्गम सिरोही के निकट से इसका उद्गम होगा। सिरोही के दक्षिण में नया सानवरा गांव, उसके निकट अरावली की पहाड़ियाँ, वहाँ से उसका उद्गम होगा। सिरोही के दक्षिण में नया सानवरा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलेगी। सिरोही में बहकर गुजरात के बनासकांठा में प्रवेश करती है। गुजरात के बनासकांठा में प्रवेश करेगी। फिर कच्छ का रण, जिसे हम लिटिल रन कहते हैं, वहाँ आगे चलकर ये विलुप्त हो जाती है। आपको ध्यान रखना है। गुजरात का डीसा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। सहायक नदियाँ इसकी काफ़ी सारी हैं। ट्रिक ध्यान रख लोगे, सहायक नदियाँ भी ध्यान हो जाएंगी। क्या ध्यान रखना है कि पश्चिमी बनास नदी में खारी सी ककड़ी सेव, बलराम सू, गोकल ली, ये ट्रिक ध्यान रखोगे, इसकी सहायक नदियाँ ध्यान हो जाएंगी। पश्चिमी बनास नदी में खारी सी ककड़ी सेव, बलराम सू, गोकल ली। पश्चिमी बनास नदी में खारी से खारी, सी से सिपू, ककड़ी से कुकड़ी, सेव से सेवरन, खारी सी ककड़ी से बलराम से बलराम, बलराम सू से सूकली और गोकल से गोकल हो जाएगा। ये पश्चिमी बनास नदी के बारे में हमने बात कर ली। सिरोही से उद्गम होएगा, आगे चल के गुजरात के बनासकांठे में प्रवेश करेगी, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाएगी। गुजरात का डीसा शहर पश्चिम बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। सहायक नदियाँ देख ली, इतना इसके लिए इनफ है। उसके बाद में बात करते हैं साबरमती नदी के बारे में।
गुजरात में फेमस है, साबरमती नदी फेमस है, साबरमती आश्रम बना हुआ है। तो साबरमती नदी के बारे में बात करते हैं। उद्गम हमारे राजस्थान से होगा, उदयपुर की कोटड़ी तहसील में अरावली की पहाड़ियों से निकलेगी। उदयपुर कोटड़ी तहसील अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होगा। गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करेगी और आगे चलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो उदयपुर में कोटड़ी तहसील अरावली की पहाड़ियों से उद्गम होगा, आगे चलकर गुजरात में आपको ध्यान रखना है खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। गांधीनगर इसी नदी किनारे बसा हुआ है। गांधीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है? इसी नदी साबरमती नदी किनारे ही बसा हुआ है। साबरमती नदी की सहायक नदियां पूछ ले, ट्रिक ध्यान रखनी है। साबरमती वैसे में हवा, क्या ट्रिक है? साबरमती वैसे में हवा, साबरमती वैसे, वैसे वेत्रक, से सेई, वैसे में से मेशरवा, हवा ह से हतमती और वास से वाक्कल, ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। तो साबरमती वैसे वेत्रक से ही, में से मेशवा, है से हतमती, वास से वाक्कल। वाक्कल गुजरात की प्रमुख नदी भी है, आपको ध्यान रखना है। साबरमती आश्रम इसी नदी तट पर बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियों में हमने लूनी नदी छोड़ दी। लूनी नदी हमने पहले कवर कर ली है, पहले हम देख चुके हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो आप जो पिछले वीडियो देखोगे उसमें लूनी नदी के बारे में भी डिटेल से विस्तार से मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ लेना। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में चंपा काली बन बाण खावे, चम से क्या है? चंबल नदी, चम बोलो चंबल नदी। तो सबसे पहले तो चंबल नदी के बारे में ही हम बात कर लेते हैं। देखो चंबल नदी के बारे में मैंने आपको बताया, 3 राज्यों में बहती है। राजस्थान में बहती है, मध्य प्रदेश से बहती है, उत्तर प्रदेश से बहती है। उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का जब भी नाम आए, एक नाम बोलना है कि चंबल नदी तो राजस्थान की जान है। उद्गम कहाँ से होगा? जानापाव की पहाड़ियों से होगा। मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होगा। ये माइंड में आपको फिट कर लेना है, उद्गम इसका मध्य प्रदेश से होगा, आपको ध्यान रखना है। इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर है। ये जो राजस्थान में 135 किलोमीटर लंबाई है, ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा। जब आपका एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम में सही माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, 135 ही माना जाएगा। आरपीएससी की बात कर लो, आरएसएमएसएसबी की बात कर लो, किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो, जो ऑथेंटिक माना जाता है वो 135 ही माना जाता है। जैसे लक्ष्य की बुक है उसमें अलग मिलेगा, दूसरी बुक में अलग मिलेगा। आपको ध्यान रखना है राजस्थान में 135 किलोमीटर जो एकदम सही है, एकदम सटीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उद्गम मैंने आपको बता दिया जानापाव की पहाड़ियों से होता है। मध्य प्रदेश, इंदौर जिला, महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम होता है? मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला, महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम होता, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। च से चंबल नदी, च से चित्तौड़गढ़, तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करी? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के जिलों की जब भी बात आए आपको ध्यान रखना है, कोट में बूंदी, सवाई ली, ढोल। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से तो प्रवेश कर ली, फिर बोलना कोट में बूंदी, सवाई ली, ढोल। कोट में बूंदी, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, ली करौली, ढोल से धौलपुर। इन 6 जिलों में बहती है। प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से, कोट में बूंदी, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, ली करौली, ढोल धौलपुर, इन 6 जिलों में राजस्थान में बहती है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से आई, राजस्थान में गई, पूरा चक्कर लगाएगी, आगे कहाँ जाएगी? चक्कर लगा के चक्करपुर गांव में जाएगी।
चक्रपुर गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, तो मतलब उत्तर प्रदेश में आगे जाएगी, वहाँ जाएगी। और चंबल नदी आगे चलकर यमुना में मिल जाएगी। ये यमुना की सहायक नदी है। जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। तो आपको चलना है आगे चलकर उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, मुरादगंज तहसील, चक्करपुर गांव के निकट यमुना में मिल जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इस तरह से बहती है। तो पूरा चक्कर लगा के चक्करपुर गांव आगे चलकर यमुना में मिल जाती है। इटावा जिला, मुरादगंज के निकट चक्करपुर गांव यमुना में मिलती है। और चंबल यमुना की मुख्य सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेड है, जैसे भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है। यहीं आपको चूलिया जलप्रपात देखने को मिलेगा। चूलिया जलप्रपात, चूलिया वाटरफॉल, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। चूलिया वाटरफॉल की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। जैसे चंबल नदी, जैसे चित्तौड़गढ़, जैसे चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो क्या बोलोगे? जैसे चंबल नदी, जैसे चित्तौड़गढ़ और जैसे चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ आपको ध्यान रखना है, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। कोटा में नानेरा नामक स्थान में इसमें काली सिंध नदी आकर मिलती है, ये ध्यान रख सकते हो। कोटा में क्या है? नानेरा है, और नानेरा में क्या है? काली सिंध नदी इसमें आकर मिलती है। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई या गहरा तल कहाँ है? बूंदी की तहसील पड़ती है केशोरायपाटन। बूंदी की जो तहसील है केशोरायपाटन, यहीं पे चंबल की सर्वाधिक गहराई है या गहरा तल है। कहाँ पर है? बूंदी की तहसील केशोरायपाटन में है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको सीरियसली लेना है, याद रखना है। आगे चलकर बूंदी में बात करें, चंबल में मांगली नदी मिलती है, और मांगली नदी और चंबल नदी मिलकर भीमताल जलप्रपात बनाते हैं। मांगली और चंबल ये मिलके भीमताल जलप्रपात का निर्माण करते हैं, भीमताल वाटरफॉल का निर्माण करते हैं। चंबल नदी और बामनी नदी मिलकर करते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। और सवाई माधोपुर के पालिया नामक स्थान में चंबल में पार्वती नदी मिलेगी। सवाई माधोपुर पालिया नामक स्थान, चंबल नदी में पार्वती नदी आकर मिलती है, ये ध्यान रखोगे। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो चंबल नदी में बार बार पूछा गया है, सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट खंडार तहसील, सवाई माधोपुर रामेश्वर घाट खंडार तहसील, 3 नदियों का जहां संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है, जो बार बार पूछा गया है, जहां पे चंबल नदी, बनास नदी और सिप नदी का त्रिवेणी संगम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सवाई माधोपुर रामेश्वर घाट खंडार तहसील, जहाँ त्रिवेणी संगम होता है, चंबल नदी, बनास नदी, सिप नदी का त्रिवेणी संगम होता है, कई बार पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। फिर चंबल नदी करौली सवाई माधोपुर में बहती है। उदयपुर की बात करी हमने, इटावा जिला, मुरादगंज तहसील, चक्रपुर के निकट यमुना नदी में आकर मिल जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर एग्जाम में पूछा जाता है ऐसी कौन सी नदी है जिस पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी जो सर्वाधिक बांध बने हुए हैं? चंबल नदी पर ही सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। ये 4 बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, बाकी के तीनों बांध राजस्थान में हैं। तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। मेरे साथ साथ बोलो, रिपीट करो, याद होंगे। चंबल नदी पर 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, ये 4 बांध बने हुए हैं। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है,
राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, ये 4 बांधों के नाम आपको सीक्वेंस से ध्यान रखने हैं। जो सीक्वेंस बताइए उसी सीक्वेंस से ये बने हुए हैं, उसी सीक्वेंस से आपको ध्यान रखने हैं। गांधी सागर बांध मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, उसके बाद में जवाहर सागर बांध कोटा और कोटा बैराज कोटा, इसी सीक्वेंस में भी है, तो ये सीक्वेंस भी आप ध्यान रखोगे। चंबल नदी को हम राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? चंबल को कहते हैं। नित्यवाही नदी कहते हैं, 12मासी नदी से हम कहते हैं, चर्वण्यवती नदी कहते हैं, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कहते हैं। तो किस नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं? चंबल नदी को कहते हैं। नित्यवाही सदा बहने वाली, 12मासी नदी, चर्वण्यवती नदी, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, चंबल नदी को इन सभी नामों से जानते हैं। 2 प्रश्न बनते हैं चंबल नदी से। राजस्थान में चंबल में बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? जो बाईं ओर से आकर मिलती हैं, तो बाईं से आप ध्यान रखना, बै से बाई, बै से बामनी, तो बामनी, बनास, कुराल, मेज और चाकन बाईं ओर से मिलती हैं। बामनी, बनास, कुराल, मेज, चाकन ये बाईं तरफ से मिलती हैं। दाईं तरफ से पूछ ले तो काली सिंध, कुन्नू और पार्वती दाईं तरफ से मिलती हैं। काली सिंध, कुन्नू और पार्वती आपको ध्यान रखना है, इसमें दाईं तरफ से मिलती हैं। फिर चंबल नदी के बारे में पूछा जाता है अवनालिका अपर्दन। ये अवनालिका अपर्दन क्या होता है? अवनालिका अपर्दन किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, देखो जब नदी बहती है, जब नदी, आपको ध्यान रखना है, जब नदी बहती है तो ये जो जल की जो धाराएं होती हैं, उसकी जो धाराएं होती हैं, ये मिट्टी के ऊपरी आवरण के बजाय कुछ गहराई में गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण करा देती हैं, गहरे गहरे गड्ढे बना देती हैं, उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। जब जल बहेगा तो जल की धाराएं मिट्टी के भूमि के ऊपरी आवरण की बजाय कुछ गहराई में तल तक गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण कर देती हैं, उसे ही अवनालिका अपर्दन कहा जाता है, उसे ही हम अवनालिका अपर्दन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो जब जल बहेगा, जल की धाराएं मिट्टी के ऊपरी आवरण की बजाय कुछ गहराई में काटकर नालियां या गहरे गड्ढों का निर्माण करेंगे, अवनालिका अपर्दन कहते हैं। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किस नदी द्वारा किया जाता है? चंबल नदी द्वारा ही सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा क्षेत्र? कोटा, सवाई माधोपुर, यहाँ आपको सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन देखेगा। और जब ये संपूर्ण क्षेत्र, कंप्लीट एरिया ही कट फट जाता है, तो इसे हम बीहड़ या उत्खाद भूमि कहते हैं। जब बहुत मात्रा में काफ़ी सारा एरिया, काफ़ी सारा क्षेत्र ही कट फट सा जाता है उस नदी के बहाव से, तो इसे हम बीहड़ भूमि या उत्खाद भूमि कहते हैं। बैड लैंड टोपोग्राफी उससे हम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण क्षेत्र ही कट फट जाएगा उस पानी के बहाव से, जल की धाराओं से, जल के बहाव से, तो ये बीहड़ या उत्खाद भूमि कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सर्वाधिक बीहड़ भूमि या उत्खाद भूमि पूछ ले तो चंबल नदी ही आपको आंसर करना है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन पूछ ले तो चंबल नदी ही आपको आंसर करना है। और यही बीहड़ का पठारी भाग डांग कहलाता है। जो बीहड़ भूमि है, इसका जो पठारी भाग होता है ये डांग कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे आपको चंबल के डाकू देखने को मिलते हैं, इसी क्षेत्र में मिलते हैं, बीहड़ भूमि में, उत्खाद भूमि में ही मिलते हैं। तो हमने बात कर ली चंबल नदी के बारे में। अब बात करते हैं बनास नदी के बारे में। आपने देखा होगा चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, ये तो ऐसी नदियां हैं जहाँ से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो बनास नदी के बारे में बात करते हैं। बनास नदी, जिसे वन की आशा, वर्णाशा आदि के नाम से जाना जाता है, जिसे वशिष्ठी नदी भी हम कहते हैं। तो वन की आशा, वर्णाशा, बनास नदी के बारे में हम बात करते हैं, जिसे वैदिक काल में वशिष्ठी नदी भी कहा गया है। बनास नदी, इसके बारे में देखते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कुंभलगढ़ राजसमंद के निकट खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। तो आपसे पूछा जाए बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता, आपको ध्यान रखना है। और इसकी बात करेंगे सवाईमाधोपुर की खंडार तहसील रामेश्वर धाम में चंबल में मिलेगी। सवाईमाधोपुर की खंडार तहसील रामेश्वर धाम चंबल नदी में आगे चलकर ये मिलेगी। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। राजस्थान की 3 नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती हैं, एक तो लूणी नदी, एक चंबल नदी और एक बनास नदी। अच्छा, बनास नदी 6 जिलों में बहती है, उसकी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? रांची में भील आज टोंक से, रांची में भील आज टोंक से, रासें राजसमंद, चीसें चित्तौड़गढ़, रांची में भील भीलवाड़ा, आज अजमेर, टोंक टोंक, सवाईमाधोपुर 6 जिलों में बहती है। तो रांची में भील आज टोंक से, रांची राजसमंद चित्तौड़गढ़, भील से भीलवाड़ा, आज से अजमेर, टोंक से टोंक और से सवाईमाधोपुर, इन 6 जिलों में ये बहती है। ये आपको ध्यान रखना है, 6 जिलों में ये बहती है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना लिखते हैं कि बनास नदी 480 किलोमीटर बहकर चंबल नदी में मिलती है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना लिखते हैं 480 किलोमीटर ये बहकर चंबल नदी में मिलती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है जो पूरी तरह राजस्थान में बहती है? बनास नदी है। या ऐसे भी बोला जा सकता है कि राजस्थान की भूमि में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी आपको उत्तर करना है। और आपको पता होगा बनास नदी पर ही बिसलपुर बांध बना हुआ है। बनास नदी पर ही टोंक में बिसलपुर बांध बना हुआ है। टोंक में टोडा राय सिंह के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कहाँ बना हुआ है? टोंक में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे जयपुर की बात करें, जयपुर की बात कर लो आप, अजमेर की बात कर लो, टोंक की बात कर लो, जिससे पेयजल की आपूर्ति हमको होती है। इसी से पेयजल की आपूर्ति होती है, बिसलपुर बांध से ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सवाईमाधोपुर के रामेश्वर घाट खंडार में 3 नदियों का संगम, चंबल बनास सीप, ये हमने पहले भी देखा था, चंबल नदी में हमने बात की। तो एक तो त्रिवेणी संगम ये हो गया जो बनास नदी के बारे में बात करेंगे। दूसरा, भीलवाड़ा में बिंगोद के निकट भी त्रिवेणी संगम होता है। भीलवाड़ा में बिंगोद के निकट भी त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। बनास नदी, बेड़स नदी और मेनाल नदी का त्रिवेणी संगम होता है, जिससे 26 किलोमीटर दूर मेनाल जलप्रपात भी है। 2 त्रिवेणी संगम। तीसरा त्रिवेणी संगम देखें तो राजमहल टोंक में बनास, खारी और डाई का त्रिवेणी संगम होता है। राजमहल टोंक में बनास नदी, खारी नदी और डाई नदी का त्रिवेणी संगम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस नदी पर है? बनास नदी पर ही सर्वाधिक त्रिवेणी संगम है। तो बनास नदी से क्या क्या पूछा जा सकता है? सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस नदी पर है? बनास नदी पर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी है, जो पूरी तरह ही राजस्थान में बहती है, राजस्थान की भूमि में बहती है, बनास नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। सहायक नदियों की बात करेंगे, आयड़ या बेड़च, मेनाल दाईं तरफ से मिलने वाली, और कोठारी, खारी, काली सिल, डाई, मोराल, मासी, ये हैं जो बाईं तरफ से मिलती हैं। कोठारी, खारी, काली सिल है, ये काली सिंध नहीं है, ध्यान रखना, काली सिल इसे हम बोलते हैं। डाई, मोरेल और मासी जो इसमें बाईं तरफ से मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से 3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। बनास नदी का उद्गम देखा हमने खमनोर की पहाड़ी से। ऐसे हम बात करेंगे कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से, और खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से होता है। ये तीनों का उद्गम भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे बनास नदी का उद्गम पूछ लिया खमनोर की पहाड़ियों से, कोठारी नदी का उद्गम पूछ लिया दिवेर की पहाड़ियों से, और खारी नदी का उद्गम पूछ लिया बिजराल की पहाड़ियों से। ये आपको ध्यान रखना है, तीनों का आपको ध्यान रखना है। तीनों का उद्गम राजसमंद से होता है। कोठारी नदी राजसमंद भीलवाड़ा में बहकर नंदराय भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिलती है। कोठारी नदी की सहायक नदी बामनी भीलवाड़ा के चौपन गांव में कोठारी में मिलती है, ध्यान रख सकते हो। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे ही विकसित हुई, स्टार लगा लो, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा किस नदी किनारे विकसित हुई?
कोठारी नदी किनारे ही विकसित हुई। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी किनारे ही विकसित हुई, आपको ध्यान रखना है। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है जो मांडरगढ़ से 8 किलोमीटर दूर है। ध्यान रखना है कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है, कोठारी नदी पर बना हुआ है। बागोर सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई, कोठारी नदी किनारे विकसित हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, आपको ध्यान रखना है। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं बेडस नदी के बारे में, आयड़ नदी के बारे में। कब इसको बेडस नदी कहेंगे, कब इसको आयड़ नदी कहेंगे, बेडस नदी के बारे में हम बात करते हैं। उद्गम की हम बात करेंगे, गोगुंदा की पहाड़ियों से उसका उद्गम होगा। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से उद्गम होगा। बेडस नदी का उद्गम कहाँ से होगा, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होगा। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बहेगी, आगे चलकर भीलवाड़ा तहसील में बिंगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बहती हुई आगे चलकर भीलवाड़ा में बिंगोद के निकट ये बनास नदी में बेडस नदी मिल जाती है। त्रिवेणी संगम ध्यान रखना है, बनास बेडस मेनाल इनका त्रिवेणी संगम होता है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में बहती है, बेसिक डिटेल आपको ध्यान रखनी है। देखो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, इसे जब आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, वहाँ इसे आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। उदय सागर झील में मिलने के बाद में इसे हम बेडस नदी के नाम से जानते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलेगी आयड़ नदी, उदय सागर झील के बाद में इसे बेडस नदी के नाम से जानते हैं। आहड़ सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई थी, इसी नदी किनारे ही आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। आयड़ नदी या बेडस नदी किनारे ही आहड़ की सभ्यता, आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। ये सभ्यताओं के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सभ्यता इसी नदी किनारे विकसित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। बेडस की सहायक नदी गंभीरी नदी। गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आयड़ या बेडस नदी के बारे में बात करी, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उदय सागर झील में मिलने के बाद इसे हम बेडस नदी के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। और गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर हम बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, आपको ध्यान रखना है। काली सिंध नदी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो देवास मध्य प्रदेश है जिसका उद्गम होता है। काली सिंध नदी बेसिक सी डिटेल देखेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देवास मध्य प्रदेश के पास बागली गांव की पहाड़ियों से निकलकर झालावाड़ में रायपुर के निकट बिंदा गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। काली सिंध नदी देवास मध्य प्रदेश से निकलेगी, बागली गांव की पहाड़ियों से निकलकर झालावाड़ में रायपुर के निकट बिंदा गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में झालावाड़ कोटा बारा की सीमा पर बहती हुई कोटा के नानेरा गांव के समीप चंबल में मिल जाती है। तो झालावाड़ कोटा बारा की सीमा बहती हुई आगे चलकर कोटा नानेरा नामक स्थान के समीप ये चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, हमारी ट्रिक है उजाड़ वन नीचो आम। उजाड़ वन नीचो आम, उजाड़ से उजाड़ नदी, वन से परवन नदी, नीचो नी से निवाज, चो से चोली, आम से आमझर और आहू, आम से आमझर आहू, ये इसकी सहायक नदियां हैं। उजाड़ वन नीचो आम 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। तो काली सिंध नदी के बारे में ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश देवास से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश देवास से निकलती है। उजाड़ वन नीचो आम, उजाड़ से उजाड़, वन से परवन, नीचो निवाज और चोली, आमझर और आहू इसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। फिर बात करते हैं थोड़ी सी पार्वती नदी के बारे में, बेसिक डिटेल पार्वती नदी के बारे में। ये भी मध्य प्रदेश से निकलेगी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी में शेहोर क्षेत्र से निकलकर राजस्थान में बारा में करियाहाट के निकट छतरपुरा गांव में प्रवेश करती है।
तो पार्वती नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश से होगा। मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सीहोर क्षेत्र निकलकर ये राजस्थान में बात करेंगे 12 में करियाहाट के निकट छत्तरपुरा गांव में प्रवेश करती है। 12 व कोटा में बहकर सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट चंबल नदी में मिलती है। पहले भी हमने बात की, पालिया गांव में पार्वती नदी चंबल नदी में मिलती है। सहायक नदियां की बात करें, ल्यासी, बरनी, अहेली, कूल, रेतड़ी, अंधेरी, बिलास इसकी सहायक नदियां हैं। ल्यासी, बरनी, अहेली, कूल, रेतड़ी, अंधेरी, बिलास इसकी सहायक नदियां हैं। ल्यासी, बरनी, अहेली, कूल, रेतड़ी, अंधेरी, बिलास इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, पार्वती नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी। बाणगंगा नदी के बारे में बात करते हैं। बाणगंगा नदी के बारे में एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है। बाणगंगा नदी जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं। किस नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं? बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा से नदी के नाम से जानते हैं। जयपुर में बेराठ की पहाड़ियों से निकलती है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम जयपुर में बेराठ की पहाड़ियों से होता है? बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर में बेराठ की पहाड़ियों से होता है। जयपुर, दौसा व भरतपुर में बहकर उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के पास यमुना में मिलती है। जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहेगी, आगे चलकर उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे फतेहाबाद के निकट यमुना में मिलती है। इस नदी की हम बात करें तो वर्तमान में हम इसकी बात करें तो इसका पानी यमुना तक पहुंच ही नहीं पाता है। ये भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है और उस क्षेत्र में ये नम भूमि का निर्माण करती है। नम भूमि का ये निर्माण करती है। देखो हम बात करेंगे, एक तो बाणगंगा नदी के बारे में बात करेंगे, नम भूमि का निर्माण कर रही है। एक सांबर झील के बारे में बात करें जहाँ नम भूमि का निर्माण होता है, आपको ध्यान रखना है। रामसर साइट के अंतर्गत भी आती हैं। तो ये भरतपुर के आसपास के मैदानों में फैलेगा और वहीं ये विलुप्त हो जाती है, इसलिए हम इसको रुंडित सरिता भी कहते हैं। रुंडित नदी या रुंडित सरिता के नाम से भी बाणगंगा नदी को जाना जाता है। तो इस नदी का हम बात करें पानी, जो भरतपुर के पास में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो घना पक्षी अभ्यारण्य है वहीं ये विलुप्त हो जाती है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में जहाँ पे साइबेरियन सारस आते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में ही ये विलुप्त हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो बाणगंगा नदी वर्तमान में पानी यमुना तक नहीं पहुंच पाता, नम भूमि का ये निर्माण करती है, रामसर साइट के अंतर्गत ये आती है। सांबर झील की बात कर लें और इसकी हम बात कर लें, ये रामसर साइट के अंतर्गत आती हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे हम आंतरिक जल प्रवाह की नदियों के बारे में। आंतरिक जल प्रवाह की नदियों में हमारे पास कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? घर में रूपा का रूप साका, सबसे पहले घग्गर नदी आएगी। तो घग्गर नदी के बारे में थोड़ी हम बात करते हैं। घग्गर नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती, सरस्वती आदि नामों से जाना जाता है। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती, सरस्वती आदि नामों से जाना जाता है। तो मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती, सरस्वती नदी आदि नामों से किस नदी को जानते हैं? घग्गर नदी को जाना जाता, आपको ध्यान रखना है। उद्गम कहाँ से होता है? घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश में कालका माता मंदिर के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। हिमाचल प्रदेश में कालका माता मंदिर के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? घग्गर नदी का उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश कालका माता मंदिर शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। तो राजस्थान में हनुमानगढ़ टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव के निकट ये प्रवेश करेगी। राजस्थान में बात करेंगे हनुमानगढ़ जिला टिब्बी तहसील तलवाड़ा के निकट ये प्रवेश करेगी, राजस्थान में प्रवेश करेगी। और राजस्थान में आगे चलकर हनुमानगढ़ में बहती हुई बटनेर में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। तो राजस्थान में प्रवेश पूछ ले तो हनुमानगढ़ के निकट टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव प्रवेश करती है और आगे चलकर बटनेर के पास से विलुप्त हो जाती है, आपको ध्यान रखना है।
जब यहाँ ज़्यादा बरसात होती है, घग्गर नदी में ज़्यादा वर्षा होती है, तब इसका पानी गंगानगर में सूरतगढ़ व अनूपगढ़ के कुछ गांवों तक पहुँच जाता है। जब भारी वर्षा होगी, तेज़ वर्षा होगी, तब घग्गर नदी का पानी सूरतगढ़ अनूपगढ़ के कुछ गांवों तक पहुंच जाता है। और जब इस नदी में बाढ़ आती है तो इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पहुंच जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका विस्तार बहावलपुर में हकरा नाम से जाना जाता है। बहावलपुर कहाँ पड़ता है? बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खां, तो बहावलपुर पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसका विस्तार बहावलपुर में हकरा नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। स्थानीय भाषा में इसको नाली कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि किस नदी को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? घग्गर नदी को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। तो घग्गर नदी के बारे में आपने क्या क्या सीखा? घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृष्टदती, सरस्वती आदि नामों से इसको जाना जाता है। उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश, कालका माता मंदिर, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला, टिब्बी तहसील, तलवाड़ा के निकट से प्रवेश करती है और बटनेर में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। जब भारी बरसात होती है, तेज़ बरसात होती है, तो सूरतगढ़ अनूपगढ़ के कुछ गांवों तक इसका पानी पहुंच जाता है। जब इसमें बाढ़ आती है तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक इसका पानी पहुंच जाता है। बहावलपुर में इसे हम हकरा नाम से जानते हैं। इस नदी को स्थानीय भाषा में नाली भी कहते हैं। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी ही है, यह आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी किनारे ही विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। ये भी आप बेसिक डिटेल इसमें ध्यान रख लोगे। घग्गर नदी के बारे में बात करी, थोड़ी सी मेंथा नदी के बारे में। जयपुर जिले के मनोहरपुर से निकलकर नागौर में प्रवेश कर उत्तर की ओर से सांबर झील में गिरती है। इतना सा ध्यान रखना है। मेंथा नदी जयपुर जिले के मनोहरपुर से निकलकर नागौर में प्रवेश कर उत्तर की ओर से सांबर में गिरती है। घर में रूपा, तो रूपा रेल नदी के बारे में बात करते हैं। रूपा रेल नदी मुख्यतः अलवर व भरतपुर जिलों में बहती है। रूपा रेल अलवर भरतपुर जिलों में बहती है। किस नदी को वराह नदी के नाम से जाना जाता है? रूपा रेल नदी को ही वराह नदी के नाम से जाना जाता है, वो जो अलवर व भरतपुर जिलों में बहती है। थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट में अलवर के पास उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। अलवर भरतपुर में बहती है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से ये निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अलवर में है, ध्यान रखना। तो सरिस्का अभ्यारण्य के पास निकलती है। इस नदी से कुछ दूरी पर ही भर्तहरि धाम भी है, जिसे हम कनफटे नाथों का प्रमुख तीर्थ कहते हैं। तो इस नदी से कुछ दूरी पर ही भर्तहरि धाम, जो कनफटे नाथों का प्रमुख तीर्थ कहलाता, आपको ध्यान रखना है। तो रूपा रेल नदी अलवर में बहेगी, भरतपुर में बहेगी, आपको ध्यान रखना है। अलवर भरतपुर में बहेगी। किस नदी को वराह नदी के नाम से जानते हैं? रूपा रेल नदी को ही वराह नदी के नाम से जानते हैं। सहायक नदियाँ शानगंगा, सूकरी, नालाक्रोती, नारायणपुर व गोलारी हैं। सहायक नदियाँ शानगंगा, सूकरी, नालाक्रोती, नारायणपुर व गोलारी हैं, ये ध्यान रखना है। कांकनी नदी की बात करें, कांकनी बोल सकते हैं, काकन्य बोल सकते हैं, मसूरदी नदी बोल सकते हैं। कांकनी नदी, काकन्य नदी, मसूरदी नदी आदि नामों से इसे हम जान सकते हैं। जैसलमेर शहर के दक्षिण में कहला एवं लोदरवा गांव के पास कोटरी गांव से ये निकलती है। जैसलमेर शहर के दक्षिण में कहला एवं लोदरवा गांव के पास कोटरी गांव से निकलती है। 4-5 किलोमीटर बहकर विलुप्त हो जाती है। जैसलमेर में बहती है, 4-5 किलोमीटर ही बहती है और विलुप्त हो जाती है। अधिक पानी आने पर यह जैसलमेर की बुझ झील में जाकर गिरती है। जब ज़्यादा पानी आ जाता है, अधिक पानी आ जाता है, तब ये बुझ झील में जाकर गिरती है। जब भारी बरसात होती है तो ये नदी काफ़ी दूर तक बहती है, तब इसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं। जब भारी वर्षा आती है तो ये नदी काफ़ी दूर तक बहती है,
तब इसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं। तो आपसे पूछे कांकनी नदी कहाँ की है, जैसलमेर की कांकनी नदी है, स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं। 4-5 किलोमीटर बहकर विलुप्त हो जाती है। कांकनी, काकन्य, मसूरदी आदि नाम से इसे हम जानते हैं। रूपनगढ़ नदी अजमेर के नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से निकलकर सलेमाबाद होते हुए जयपुर जिले में सांभर में ये गिरती है। तो रूपनगढ़ नदी, हल्की सी डिटेल, अजमेर के नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से निकलकर सलेमाबाद होते हुए जयपुर जिले में सांभर झील में आकर गिरती है। हल्की सी बेसिक सी डिटेल रूपनगढ़ के बारे में ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। साबी नदी की बात करें, जयपुर की बात करेंगे, सीकर की बात करेंगे। जयपुर सीकर की सीमा पर जयपुर जिले के निकट सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। आगे चलकर अलवर जिले की बानसून, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर, तिजारा तहसील में बहकर हरियाणा में प्रवेश करके विलुप्त हो जाती है। तो हम साबी नदी की बात करें, जयपुर सीकर की सीमा पर जयपुर जिले के निकट सेवर की पहाड़ियों से निकलेगी। आगे चलकर ये अलवर जिले की बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर, तिजारा तहसील में बहते हुए आगे चलकर हरियाणा में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। साबी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है? साबी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है, यह आप ध्यान रखोगे। अंतिम नदी हमारे पास बची है कांतली नदी, जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। खंडेला, सीकर, कांतली नदी गणेश्वर सभ्यता जिसके किनारे विकसित हुई थी। तो कांतली नदी सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी का उद्गम होता है। सीकर व झुंझुनू में बहती हुई चूरू जिले की सीमा पर नौरंगपुरा गांव के निकट जाकर विलुप्त हो जाती है। चूरू में नहीं बहती है। हमने बात की बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती है। इसमें बताया गया है कि सीकर व झुंझुनू जिले में बहती हुई, झुंझुनू जिले की सीमा पर, झुंझुनू में नहीं बहेगी, झुंझुनू जिले की सीमा पर नौरंगपुरा गांव के निकट जाकर विलुप्त हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं बहती है। 2 जिलों में कोई नदी नहीं है। इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी कहलाता है। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई? कांतली नदी किनारे ही विकसित हुई। इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी हम कहते हैं। तो ये राजस्थान की जितनी भी नदियाँ ट्रिक के साथ हमने देख ली। काफ़ी कम समय में ये सारा सब कुछ हमने कवर किया है, कंप्लीट किया है। आपको पता है कि जब क्लास में करवाता हूँ केवल क्लास होती है, कोई फालतू की बातें नहीं होती हैं। तो इतने कम समय में आपके सारी नदियाँ कवर होगी, सारा हमने देखा। अगली क्लास आपकी क्वेश्चंस की क्लास होगी, जिसमें नदियों से संबंधित हम सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। किस तरह प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, किस तरह से आपको पूछा जाता है, ये आपको आइडिया हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।